क्यों लिखता है ऐसे? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी हम नए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कुछ ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हम लोगों ने क्लास में देखा। हम कुछ ऊंचा लेवल के कॉन्सेप्ट हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, तो आप हेडिंग लगा दें अन्य महत्वपूर्ण बातें। कोई विदेश की बैंक होता है इसका हमारे देश के बैंक में, हमारे देश की मुद्रा में जो अकाउंट होता है वो एस्क्रो अकाउंट है। जैसे रूस का बैंक है, रूस के बैंक का इंडिया के बैंक में, तो एग्जाम्पल SBI वगैरह भारत का कोई भी बैंक, भारतीय रुपये में उसका अकाउंट है। रूस के बैंक भारत के बैंक में भारतीय रुपये में जो खाता है, एग्जाम्पल के रूप में मतलब ये कॉन्सेप्ट कहीं भी लागू हो सकता है। अगर अमेरिका की बात करिए तो अमेरिका में हमारे बैंक का अमेरिकन डॉलर में अकाउंट होगा। अगर अमेरिका के साइंस में बोल रहे हैं तो अमेरिका घरेलू हो गया, अमेरिका का कोई भी घरेलू बैंक है उसमें भारत के बैंक का अमेरिकन डॉलर के अंदर खाता होगा। किसी विदेशी बैंक का घरेलू बैंक में घरेलू मुद्रा में इसी के हिसाब से एक और अकाउंट होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोस्ट्रो अकाउंट।
करेंसी के हिसाब से एक और अकाउंट होता है, इसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो जो ओस्ट्रो अकाउंट होता है वही नॉस्ट्रो भी होता है। मतलब आउटलुक डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि रूस का अकाउंट हमारे यहाँ है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि ये रूस के बैंक का ओस्ट्रो अकाउंट बन गया, लेकिन वही रशियंस उसको नॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि रशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का कोई भी बैंक एक विदेशी बैंक हुआ, और भारतीय मुद्रा में रूस के बैंक अकाउंट की बात कर रहे हो तो रूस वालों के निगाहों से भारतीय मुद्रा विदेशी मुद्रा होगी और भारतीय बैंक विदेशी बैंक होगा। तो रशियंस उसको नॉस्ट्रो बोलेंगे, हम उसको ओस्ट्रो बोलेंगे। ये ठीक उसी तरह से हुआ कि जिसको आप एक्सपोर्ट कहते हो, सामने वाला कंट्री उसको इंपोर्ट कहता है। तो जिसको आप इंपोर्ट कहते हो, सामने वाला कंट्री उसको एक्सपोर्ट कहता है। तो नॉस्ट्रो ओस्ट्रो, तो अगर याद नहीं रह पाता है तो आप ओस्ट्रो से चालू करें, पहले ओस्ट्रो को दिमाग में रखें और फिर उसका उल्टा करते हैं। तो ओस्ट्रो का मतलब विदेशी बैंक का, हमारे यहाँ का मतलब घरेलू बैंक में घरेलू मुद्रा में जो अकाउंट होगा, घरेलू बैंक में घरेलू मुद्रा में विदेशी बैंक का अकाउंट है, तो आप उसको ओस्ट्रो कहेंगे। जब एक बार ओस्ट्रो क्लियर हो गया था, फिर इसका उल्टा आप करें कि हमारे बैंक का विदेशी बैंक के अंदर विदेशी मुद्रा में अकाउंट है, तो इसको हम कहेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। तो विदेश वालों की निगाहों से तो हम विदेश हो गए, हमारा बैंक विदेशी बैंक हो गया, और हमारी करेंसी विदेशी करेंसी हो गई, तो उनके लिए नॉस्ट्रो बन गया और हमारे लिए ओस्ट्रो बन गया। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं 2-3-4 साल की इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रखकर क्लास में, तो ये कॉन्सेप्ट तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन हम भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए रूपी ओस्ट्रो अकाउंट, मतलब रूपी तो हम बोल देते हैं, नहीं बोलो कभी हमारे यहाँ ओस्ट्रो अकाउंट रूपी में होता है, वैसे ज्यादा एम्फेसिस के लिए रूपी लिख दिया जाता है। रूपी ओस्ट्रो अकाउंट ज्यादा से ज्यादा खोलने का प्रयास हम लोगों ने किया है, ताकि कोई भी विदेशी बैंक भारतीय रुपए में रखेगा तो इसका मतलब भारतीय रुपए में लेन देन करेगा, भारतीय रुपए को रखेगा, उसमें जमा करेगा, जो भी करेगा उसका, तो जितने रूपी ओस्ट्रो अकाउंट खुलेंगे इसका मतलब उतना ही ज्यादा वो भारतीय रुपए के लेन देन को लेकर उनके मन में कोई बात होगी, तभी तो वो ओस्ट्रो अकाउंट खुलवाएंगे। और हम चाहते हैं कि भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में, हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन के लिए जरूरी होता है कि सीमा पार जो लेन देन होता है, क्रॉस बॉर्डर जो आप कहते हैं, उसको इंटरनेशनल व्यापार भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल व्यापार क्रॉस बॉर्डर ही होता है, बॉर्डर क्रॉस किए बिना दूसरे राष्ट्र में लेन देन कैसे होगा? तो आप क्रॉस बॉर्डर बोलते हो या इंटरनेशनल बोलते हो, बात तो है कि सुनने सुनाने में वर्ड्स जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, शब्दों की जो गठन है या आप शब्द कैसे लिखते हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। शब्दों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जिस समय नवरात्रि का समय चल रहा है तो इसमें आप ओम है, तो ओम की आप ध्वनि कैसे करते हो, इससे मंत्र की ध्वनि कैसे करते हो, तो ध्वनि से एनर्जी क्रिएट होती है, तो शब्द भी ध्वनि के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर वेद मंत्र जो होते हैं उसमें आप हाथों से भी मूवमेंट करते हो, वैदिक जो उच्चारण होता है, ये किताब में मैंने पढ़ा कि अगर आपने हाथों की मूवमेंट शब्दों की ध्वनि के साथ नहीं करी तो वो शब्द वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मतलब इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बहुत ही साइंटिफिक वो ध्वनि, मतलब हाथों की मूवमेंट है वो भी एनर्जी क्रिएट करती है, वो किस दिशा में किस तरह से किस स्पीड से कर रहे हैं। लेकिन आपको तो वहाँ पे लिखना है तो शब्दों का महत्व केवल लिखने तक ही सीमित रहेगा, लेकिन आप लिखते क्या हो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रॉस बॉर्डर लिख रहे हो, सीमा पार लिख रहे हो, किस तरह से लिख रहे हो, इसका एक असर पड़ता है सामने वाले पर, ये असर ही पैदा करना है ना। तो सिर्फ हम कहते हैं ना असरदार लेखन है, असरदार लेखन ऐसे नहीं होता है, बात वही होती है लेकिन करने का जो तरीका होता है उससे वो फर्क पड़ता है। यानी हाँ, तो इंटरनेशनलाइजेशन किसी भी करेंसी का करना है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में सीमा पार लेन देनों के अंदर उस करेंसी का उपयोग बढ़ेगा, तो उसी क्रम में मतलब ये ओस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब ये जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत वाली पीटी में पूछेंगे या कब पूछेंगे, लेकिन कभी भी ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, इसलिए हमने इसको कवर किया। ये इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ है 2 साल पहले के। तो अन्य जो कॉन्सेप्ट हैं बातें हैं उनमें 1 2 अब तीसरे पे आई बीच में लिख लेना इसको, भारत रुपये का अंतर्राष्ट्रीय या ठीक है एक काम करते हैं, ठीक कर लें। भारतीय रुपये का मेंस नहीं होता है, मेंस में से टू द पॉइंट जाना हो, तो लेखन कला नहीं होती है मेंस में, लेखन कला एक ही होती है कि प्रश्न की मांग के अनुसार लिखें, एक लाइन में लेखन कला हो जाती है। आप 50 क्लास ले लो इसके ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेखन कला सीखने के लिए, और कोई सिखा नहीं सकता, ये भी एक सच्चाई है। जैसे किसी ने कहा खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो आप ही आपके मुक्ति दाता हो, इसलिए महात्मा बुद्ध ने तो सच्चाई दिखाई
आत्मदीपों का तो अपने आप के प्रति प्रकाशमान बन दी लाइट अनटू thyself, क्योंकि तुझे रोशनी तू ही देगा, तुझे रोशनी दूसरा नहीं दे सकता। लेकिन हमने एक संस्कार बना लिया कि बस सब बना बनाया हमें मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई कला बता दे, कोई चाबी बता दे, तो हम ताला खोल लें। हम नहीं प्रयास करना चाहते। तो इसलिए एक बाजार बना हुआ है, बल्कि बाजार क्या करता है, किसी की समस्या को अवसर बनाता है। तो हम कोई समस्या प्रकट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी क्या है कि कोई ऐसे बात ही नहीं है कि लेखन कैसे करें, या हम अभी तक लेखन करते हुए नहीं आए, स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में कैसे उत्तर लिखते थे, यहाँ पे अलग चीज हो जाएगी। प्रश्न है, उसका उत्तर लिखो, सीधी सी बात है। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? क्या आपके अनुसार भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? तो होना चाहिए बात को कहने के लिए तर्क लाना पड़ेगा। चार तर्क आपको दे दिए मैंने। यही सवाल प्रीलिम्स में भी हो सकता है। निम्न का अध्ययन कीजिए, इसमें से दो तीन कोई और उपयुक्त में से किन कारकों के आधार पर भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को न्यायोचित ठहराया जा सकता है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, फलाना, ये वो, किस तरह से? ये चीज मैं इसमें आ गई, मैं प्रीलिम्स में आ गई, ये चीज मैं इसमें किसी दिन आ जाएगी, आनी है, आगे जाएगी, ठीक है, आनी है। तो अर्थ भी दे दिया आपको और ये भी दे दिया, क्यों होना चाहिए। राधे श्याम राजू समिति जिस पर रही है इस मुद्दे को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि हम भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। समिति ने थोड़ा व्यवस्थित ढंग से कई बातों को लिखा है, तो ये बात है। एक छोटा टॉपिक मैंने कवर कर दिया, इसके अन्य कॉन्सेप्ट्स में लिया चौथा लिखिए फोर्थ, इसको बीच में लिख देना। डीडोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लेवल का है। तो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर लिखा ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मतलब कि सीमा पार लेन देन जो होते हैं ग्लोबल लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसमें डॉलर का उत्तरोत्तर अधिक से अधिक मतलब जैसे समय गुजरता है तो उत्तरोत्तर रूप से कम प्रयोग करना, डीडोलराइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप इस बात की धमकी देते रहे कि हमारी करेंसी के खिलाफ जो लोग लामबंद होंगे उनको हम देख लेंगे,
टैरिफ वगैरह किसी भी तरीके से उनसे अमेरिका निपटेगा बहुत अच्छी तरीके से, उन्होंने धमकी दे रखा है। तो रूस यूक्रेन लड़ाई के दौरान और लड़ाई कभी भी चल रहा है, तो वो सब चीज़ों में अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट प्रणाली होती है उससे बात कर दिया, उस तरह की चीज़ें हुई। तो इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा उसकी जो डोमिनेंट पोजीशन अमेरिका ने होती है, इसको तोड़ने की जो कवायद है वो चल रही है। ब्रिक्स राष्ट्र भी इस दिशा में अपना एक पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन डॉलर के खिलाफ मतलब कि इसकी वजह से, और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ आईएमएफ पढ़ाने के दौरान, कि एक करेंसी के ऊपर दुनिया को चलाना सही नहीं होगा। ये आईएमएफ ने सोचा एक तरह से, क्योंकि अमेरिका जब भी अपने भुगतान संतुलन में आएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसके बराबर हो जाएंगे, जिसके कारण जितना डॉलर इंपोर्ट करके वो दुनिया को देता है आयात करके, उतना ही डॉलर वापस निकाल लेगा निर्यात करके। जो दुनिया के अंदर ट्रेड करने के लिए करेंसी जितनी है उतनी रहेगी जो पहले वो निकाल चुका है, उससे ज़्यादा तो करेंसी होने पाएगी। और जबकि ग्रोथ के अनुसार जीडीपी वगैरह बढ़ता है तो मुद्रा की मात्रा बढ़नी चाहिए, नमक में आटे में नमक की तरह बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़नी चाहिए, नहीं तो लेन देन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ग्लोबल जीडीपी भी बढ़ता ही है, सभी राष्ट्रों का बढ़ता है, तो हर राष्ट्र कोशिश डोमेस्टिक लेवल पे करता है कि हम अपना जीडीपी बढ़ाएं। कौन राष्ट्र चाहेगा कि हमारा जीडीपी कम हो? और हर राष्ट्र जीडीपी बढ़ाता है तो दुनिया का तो अपने आप ही बढ़ जाता है। अब जब जीडीपी बढ़ता है तो उनके आयात बढ़ते हैं, आयात बढ़ते हैं तो आपको करेंसी भी चाहिए होगी लेन देन करने के लिए। इतनी मात्रा में करेंसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने सोच लिया है कि मुझे संतुलन में आना है, तो वो आपके लिए अपनी कुर्बानी करेगा। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं n-1 प्रॉब्लम। अगर दुनिया में n नंबर ऑफ कंट्रीज हो तो एक कंट्री बीओपी को संतुलन में लाने के लक्ष्य को उसे छोड़ना पड़ेगा। ये हर अर्थव्यवस्था के इंटरनल गोल भी होते हैं और एक्सटर्नल गोल भी होते हैं। एक्सटर्नल का बाहर का गोल, बाहर का गोल एक ही होता है कि आपकी बीओपी संतुलन में आनी चाहिए, ये गोल होता है। आंतरिक गोल होता है कि प्राइस स्टेबल रहे, मतलब इन्फ्लेशन ना आए और फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहे, और फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो एक जीडीपी का लेवल होता है वो हमेशा मेंटेन रहे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस स्टेबिलिटी, ये आंतरिक गोल होता है। बाहर का गोल होता है ये संतुलन। तो n-1 प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि n नंबर ऑफ कंट्रीज में एक को हटा दें जिसकी करेंसी आप यूज कर रहे हैं, बाकी ये राष्ट्र तो बीओपी संतुलन में ला सकते हैं, लेकिन वो वन कंट्री जिसको माइनस कर रहे हो वो संतुलन में नहीं आ सकता है। अगर उसको संतुलन में लाओगे तो बाकी की संतुलन बिगड़ जाएगी। तो ऐसे भी समस्याएं हैं जो डीप लेवल पे पड़ी जाती है। तो कई तरह की थ्योरीज हैं, थोड़ा छोटे से संक्षेप में मैंने आपको बताया। तो वो दबाने की भी कोशिश करेगा वो कंट्री, प्लस डिपेंडेंस हो जाएगी, उसको हम थोड़ी कह सकते हैं कि आप अपना गोल मत फॉलो करो, वो तो उसका अधिकार है। जैसे आप कह रहे हो कि हम बीओपी संतुलन में लाएंगे, तो आप सामने वाले को कैसे मना करोगे? तो खुद आप गुड़ खा रहे हो, दूसरे को कह रहे हो कि आप गुड़ मत खाओ, तो ऐसे थोड़ी होगा। पहली बात तो आपका कहा हुआ असरदारी नहीं होगा, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आप मना कर रहे हो। दूसरी बात है कि आर्गुमेंट भी नहीं रहे तो मतलब नहीं बनता है। तो ये डॉलराइजेशन और डीडॉलराइजेशन, और डॉलराइजेशन क्या होता है, डीडॉलराइजेशन होता है डॉलराइजेशन अंदर की तरफ होता है। अब जिम्बाब्वे वगैरह इनको आप देखेंगे तो जिम्बाब्वियन डॉलर भी, इसलिए मैंने बहुत सेफ्टी से लिखा ना अमेरिकन डॉलर, तो और भी जगह चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है। डॉलर बोलते हैं तो एक ही भाव मन में प्रकट होता है कि हम अमेरिकन डॉलर के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद अमेरिकन नहीं भी लिखते हैं तो भी हम समझ लेते हैं कि अमेरिकन, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अमेरिका में ही डॉलर है, इसलिए मैंने लिख दिया अमेरिकन। जैसे भी आप भी अमेरिकन होते हैं, मैंने भी लिखा। बात संवाद की है, अगर संवाद का मतलब समझ आ गया, तो अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही आप समझ रहे हो, चाहे मैं अमेरिकन लिखूं ना लिखूं, तो संवाद तो कंप्लीट हो गया। तो डॉलराइजेशन क्या है, इस पर विचार करें। डॉलराइजेशन हम भारत में लाए हैं, इस तरह ये होगा कि हम भारतीय रुपये की जगह पे अमेरिकन डॉलर का प्रयोग करना चाह रहे हैं। जिम्बाब्वे में ऐसा ही हुआ। तो उसकी वजह क्या निकली? उसकी वजह ये निकल के आई कि जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, तो जिम्बाब्वियन डॉलर को कोई लेना नहीं चाह रहा। मतलब जैसे आपने कोई सामान खरीदा किसी से, तो सामने वाला जिम्बाब्वियन डॉलर अपनी उधार लेने के लिए मना कर रहा है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिकन डॉलर लेने के लिए तैयार, क्योंकि आपके देश की मुद्रास्फीति आपकी करेंसी की पावर को खत्म करती है, अमेरिकन डॉलर की पावर को नहीं खत्म करती। यहाँ नहीं तो ग्लोबल लेवल पे तो डॉलर बेच ही सकते हो। जिम्बाब्वे में मान लो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अमेरिकन डॉलर आपने लिया, वो इंटरनेशनल मार्केट में तो उसकी वैल्यू है ना, वैल्यू अपने आप ही चलती है भाई। वो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है, डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ती धीरे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी जिम्बाब्वे डॉलर की कंपैरिजन में, तो अपने आप ही अमेरिकन डॉलर की वैल्यू ज्यादा रहेगी जिम्बाब्वे में। डॉलर से आप सोना भी ले सकते हो,
तो डॉलर की ग्लोबल रेट जो होती है सोने के सेंस में, वो उससे आपकी जिम्बाब्वे से क्या लेना देना है? तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप अमेरिकन डॉलर को बेच के सोना ले लो, सोने की मार्केट में है ना। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपके मन में आ रहा होगा कि क्या पता सर अमेरिकन डॉलर भी जिम्बाब्वे में वो सामान ना खरीद पा रहा हो, आपके दिमाग में ऐसे चल रहा हो सकता है, बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं। अरे एक चीज़ बताओ कि जब जिम्बाब्वे डॉलर में ये चाय का कप महंगा होगा तो जिम्बाब्वे में सोना महंगा नहीं होगा, तो सोना नीचे चलता रहेगा और चाय का कप महंगा हो जाएगा, ऐसा भी बताया मैंने आपको। जब आग लगती है तो ये घर को छोड़ देती होगी आग, मतलब कि इसको छोड़ने को भी विभीषण जी का घर छूटा था जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था। हाँ, तो वो विभीषण जी का घर छूट गया, बाकी पूरी लंका जल गई। वो तो अलग बात है। ये जो सांसारिक बातें हुई इसमें आपके घर में ऐसी क्या खासियत है कि बाकी के घर जल गए और आपका बच गया, ऐसे भी होता है जहाँ पे आग लगी। दावानल, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, तो एक पेड़ को छोड़ दिया आग ने, बाकी सब जगह आग लगी। तो मुद्रास्फीति की एक आग है, जब लगेगी तो किसी को नहीं छोड़ेगी। मकान भी महंगे होंगे तो सोना भी महंगा होगा, सारी धातु सामान से महंगे हो रहे हैं तो धातु की थोड़ी छूट जाएगी धातु वहां से। तो आप डॉलर से सोना ले लो, सोने की जिम्बाब्वे डॉलर बहुत सारी मिल जाएगी आपको, आप सेफ हो गए ना, मतलब अमेरिकन डॉलर लेके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, वहाँ पे सोना भी चलने लगा, ये कमाल की चीज, पता नहीं किस ढंग से चला, मैंने थोड़ा अखबार में पढ़ा था, आपको बार बार अखबार के लिए इसीलिए तो बोलता हूँ कि आप न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको यूपीएससी क्लियर होगा। ऐसे ऐसे टॉपर्स भी थे जो 6 अखबार अलग अलग तरह के मंगवाते थे, 6 न्यूज़पेपर। घटनाएं हुई है, लेकिन किसी में क्या कवरेज है, किसी में क्या कवरेज है। वो लोग भी होंगे जो 6 अखबार भी पढ़ने वाले। हम उस दौर के टीचर हैं जहाँ स्टूडेंट 90% पढ़ के आया हुआ होता है, अब 90% टीचर पढ़ के आया हुआ होता है। स्टूडेंट खाली बस क्लास में आके बैठ जाता है, वो हमें सब समझ आता है, बुरा मानने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन पहले वाले बच्चों के सामने उतना नहीं था, आज आप शॉर्ट्स वीडियो से बाहर नहीं निकल पाते हैं, हर 5 मिनट में आपका वही रहता है, तो आप फ्री नहीं हो पाओगे, तो माइंड को कब सोचने के लिए मौका मिलेगा। तो डॉलराइजेशन की आवश्यकता का प्रतीत होती है जब हमारे डोमेस्टिक मूल्य की वैल्यू कम होने लग जाती है, इंडिया के अंदर ही या किसी भी कंट्री के अंदर। वो वैल्यू कम होने का मतलब ये हुआ कि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, तो करेंसी की वैल्यू घरेलू बाजार के अंदर खरीदने की शक्ति के संदर्भ में कम होती जा रही है। तो कोई भी आदमी करेंसी का, अच्छा आप इतना ध्यान रखो कि मनी बैंकिंग में मैंने आपको 3 गुण मुद्रा के बताए थे, याद नहीं रहते मैं याद होंगे कि बिल में का माध्यम, मूल्य का भंडारण, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी क्या होती है, वैल्यू को स्टोर भी कहते हैं, भंडारण है वैल्यू का। भंडारण के रूप में जो उसकी क्षमता है मनी की, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब इन्फ्लेशन आ रहा होता है, तो उसकी कितने वस्तुओं का स्टोर अपने आप नहीं कर पा रही है। तो वैल्यू तो आप किसी भी चीज में दिखा सकते हो ना, वैल्यू पानी में दिखा सकते हो, वैल्यू सब्जी में दिखा सकते हो, वैल्यू सामानों में दिखा सकते हो। जैसे मेरे पास एक नोट है, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं इसको जब खर्च करूंगा तो कितने सामान डाले उसमें वो प्रकट हो जाएगी। जैसे आग नहीं दिख रही ना हमें, लेकिन हम माचिस से वो करेंगे तो आग निकल आएगी, या जो प्रकट होता है वही सत्य। मैं तो ये मानता हूँ कि जो अप्रकट है वो सबसे बड़ा सत्य है, जो प्रकट में वो तो उसकी तो कोई सत्ता ही नजर नहीं आती देखा जाए, जो जितना प्रकट है उसकी सत्ता उतनी खंडनीय है। अगर आपकी बॉडी जगह गिर रही है और दिख रही है तो किसी दिन उसका नाश भी हो जाएगा, जो दिखता ही नहीं है उसका नाश कैसे होगा। आप क्या बोलते हो ये दिखता है, अंदर क्या है वो नहीं दिखता है, तो अंदर क्या है वही तो मेन है। आप बाहर क्या बोल रहे हो तो आपको आप ही को बताएगा कि तो सामने वाला तो क्या समझेगा, उसको खुद अच्छा होगा तो समझेगा कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही करता है कि जैसा सोचता है वैसे बोलता है। उसने सोचा कि ये जो बोल रहा है वो ठीक ही होगा क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ। तो जो चीजें नजर नहीं आती का मतलब उनकी सत्ता नहीं है। इसलिए दर्शन शास्त्र में अभाव नाम से भी एक टॉपिक होता है, तो वो कहते हैं अभाव की भी सत्ता है, जो अभाव है जिसका दिख नहीं रहा उसकी भी सत्ता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी करेंसी है वैल्यू नजर नहीं आ रही है लेकिन सत्ता है उसकी, उसको समझना होता है। आप नोट को खर्च करो पता लग जाएगा कि ये कितनी वैल्यू होल्ड कर रही है वस्तुओं के साथ। 1 किलो एप्पल के बराबर होल्ड कर रही है, ये 1 लीटर दूध के बराबर कर रही है, ये किस में कर रही है मालूम चल जाएगा। बट इफ एप्पल्स आर सेलिंग फॉर मोर एंड मोर प्राइस प्रोग्रेसिवली, जैसे कि आज 60 रुपए किलो है, फिर हो गई 100 रुपए किलो, फिर हो गई 150 रुपए किलो, फिर हो गई 200 रुपए किलो, अब आपका 100 रुपए का नोट तो वहीं पे है। अब 200 रुपए किलो एप्पल होने पर वो आधा किलो ही एप्पल को स्टोर के रूप में वैल्यू स्टोर कर रही है, आधा किलो एप्पल की वैल्यू स्टोर कर रही है। अब एप्पल हो गई 500 रुपए किलो, 250 रुपए किलो के टमाटर भी हो गए थे हमारे भारत में। और ये बड़ा पाकिस्तान में जब गए थे प्रथम बार तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि टमाटर भी 250 रुपए किलो हो सकते हैं। मैं हंस रहा था पाकिस्तान से, हमें क्या पता है कि हमारे घर में एक दिन ऐसा होगा। एक बार मैं ऐसा कि पाकिस्तान में आटा 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो आटा, ऐसे
भारत में देख लो आटे का हाल क्या है। तो एमपी वगैरह का आटा 40 से 50 रुपए के किलो के बीच में आता है, आई थिंक। तो इतना महंगा हमारे भारत में ये हो गया। तो देखिए बातें हैं, करेंसी की वैल्यू जो है वो कीमतों के बढ़ने के साथ डाउन हो जाती है। तो राष्ट्र नागरिक दुखी होकर फिर क्या करते हैं, बाहर की मुद्रा का इस्तेमाल चालू कर देते हैं। तो आंशिक या पूर्ण रूप से ये मतलब डॉलर का प्रयोग, बल्कि क्या कहते हैं, जो अर्जेंटीना के हेड ऑफ द स्टेट या वहाँ की जो पोस्ट होती है, जेवियर मिले करके उनका नाम संभव है, उन्होंने कहा कि मैं पूरे अर्जेंटीना की डॉलराइजेशन करूंगा, अमेरिकन डॉलर ही रहेगा हमारे। बाद में मुझे मालूम चला कि वो इस प्रोजेक्ट से दिला हट गए शायद, और उन्होंने अपना सेंट्रल बैंक, जब आप अमेरिकन डॉलर को बनाओगे तो सेंट्रल बैंक की जरूरत क्या पड़ेगी, जब आप अपनी करेंसी का यूज ही नहीं करना चाह रहे। तो उसने उन्होंने ये भी बोला कि हमें ये अर्जेंटीन सेंट्रल बैंक को अबॉलिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। यहाँ तक वो हो गई। बल्कि उन्होंने एक बात और कही कि मैं पुलिस, मिलिट्री और इस तरह की चीजों में प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करूँगा। अजीब है, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को पुलिस में कैसे लाओगे आप? प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट के लिए काम करता है। कोई एफआईआर कराने जा रहा है तो जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको लिख देगा, ऐसे ही होगा। इसको अनार्को कैपिटलिज्म कहते हैं, अनार्को कैपिटलिज्म। ऐसा वर्ड चला था हिंदू में इसके बारे में, काफी आया था, जेवियर मिले ने बोला था। तो इस तरह से है दोस्तों, ठीक है। और एक आधा कंट्री वो क्रिप्टो में चले गए, मतलब वर्चुअल करेंसी को ही अपनी वो बना ली करेंसी। लेकिन उस तरह की चीजों को लेकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह का, ये चल रहा है डॉलराइजेशन और डॉलराइजेशन। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिए पी की लेना है। डॉलराइजेशन पूछता है तो उसका अर्थ क्या है, ये है ना। कारण पूछता है कि व्हाई अ कंट्री शुड गो फॉर डॉलराइजेशन। आपको ये कारण ढूंढना है प्रधानता से। घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति का उच्च स्तर, ये डॉलराइजेशन के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा एक कारण ये है कि कई राष्ट्र अपनी करेंसी को नहीं छापना चाहते हैं, उनको लगता है प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, इसको मॉनिटर करने में दिक्कत आती है। तो जो आप देखेंगे यूएसए के नीचे वाली साइड में और साउथ अमेरिका से ऊपर बीच में कैरेबियन सी कंट्रीज जो है, उनमें से कई सारे डे वन से ही अमेरिकन डॉलर चला रहे हैं। उनकी यहाँ मुद्रास्फीति की वजह से ऐसा नहीं हुआ, वो शुरू से ही अमेरिकन डॉलर चला रहे हैं। छोटे छोटे टापू टाइप के कंट्रीज, वो इतने चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, अमेरिकन डॉलर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से हुआ कि कोई महात्मा थे जो उनके पता नहीं क्या आरोप लगे कि भारत के एक टापू खरीद लिए और वो टापू खरीद के उसको कंट्री डिक्लेयर कर दिया कि ये एक नया देश है, नाम भूल गया मैंने, और वो कंट्री क्या नाम डाला ये भी मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मैं कहीं से पढ़ा था इसको, मेरे को बड़ा अजीब घटना लगी है। मतलब कि ऐसा भी होता है क्या, एक आदमी भाग गया और एक टापू में जाके छिप गया, बाद में उस टापू को एक कंट्री बना लिया और यूएन से मान्यता लेने के लिए। अब जब बाहर की कंट्री आपको मान्यता दे दी तो फिर भारत क्या करेगा इसमें, तो वो इस तरह से उसने मान्यता ले ली और कंट्री बना दिया। बताइए, बहुत सारे आइलैंड्स है ना, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, फिर ज्यादा तो मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा भी था। तो अब ऐसे छोटे कंट्री को महात्मा जी जहाँ भी जाके इसको बनाए, तो करेंसी छापने की कैपेसिटी थोड़ी है उनके अंदर। तो वो क्या करेंगे कि चलो अमेरिकन डॉलर ही हमारे यहाँ यूज होगा, और मान लो वहाँ के उस टापू के रहने वाले, क्योंकि लोगों को बसाया उन्होंने वहाँ पे, टापू के बसाया कुछ लोग, अब वहाँ की इकोनॉमी होगी टापू की कुछ ना कुछ, तो मसाले हों या कुछ भी, फिर उसको बेचते होंगे, डॉलर मिलता होगा कुछ ना कुछ, उसी से फिर वहाँ की पब्लिक उसी को चलाती होगी। उनको ना तो इकोनॉमी से आता ठीक से, ना कोई सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और उनकी ब्रांचें फलाना ये सब थोड़ी वो कर पाएंगे। तो उन्होंने दिमाग लगा लिया होगा कि हम ये वाली करेंसी चला देते हैं अपने यहाँ। हुआ होगा, मैंने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा नहीं, जितना बड़ा उतना बता रहे, कुछ अंदाज लगा रहे। 5 का लिखिए। आजकल बहुत अखबारों में आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बात का सर्वे हटा दें, पिछली बार का हटा दें, उसकी पिछली बार की कुछ दूसरे नाम है, और डीएक्स या एक तो नाम है डीएक्स। आप लिखें 1973 is equal to 100। फिक्स अनुग्रहों के संदर्भ में
बात है कि इसमें अमेरिकन डॉलर की मूवमेंट कैसे है, ये करेंसी जो ना बास्केट जैसा बन गया ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन डॉलर की मूवमेंट क्या है। ऊपर नीचे हमें बड़ी अच्छी बात को हम मतलब जो बहुत अजीब सी बात थी लेकिन वो एक्सप्लेन हो जाती है इससे। जब रुपया वीक हो रहा था तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि मैडम भारतीय रुपया बहुत कमजोर हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है। तो उनका उत्तर था कि ये डॉलर मजबूत हो रहा है, भारतीय रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप वो कहना चाह रही है कि आप इस तरह से कहो कि डॉलर मजबूत है। तो सामने वाले ने कहा कि रुपया वीक हो रहा है, उन्होंने कहा रुपया वीक नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब वो तो कह के चली, उन्होंने तो एक्सप्लेन किया नहीं। सामने वाला बोला कि बात तो एक ही है रुपया कमजोर हो गया, वो कह रही है कि डॉलर मजबूत हो गया। तो रुपया वीक देख के ही तो हम कहेंगे कि डॉलर मजबूत हो गया, तो बात तो सेम ही है ना कि आपको डॉलर मजबूत हो गया या आपको कि रुपया वीक हो गया, बात तो एक ही है। वो मैडम निकल गई। फिर आगे की कल्पना मैंने खुद ने करी। ये आदमी मन में सोचा होगा कि बात तो एक ही है, तो ये कह रही। तो फिर मैडम ने कहा होगा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये वार्तालाप नहीं हुआ, ये वार्तालाप तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह का वार्तालाप होता अगर थोड़ी सी बात आगे जाती। तो मीडिया वाले तो सवाल पूछते हैं, फिर एक बार बोल गया फिर दूसरा सवाल चालू हो जाता है। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ कि रुपया आप गलतफहमी में रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत है। हाँ नेक्स्ट सवाल। वो बेचारा क्या पूछेगा, इसमें माइक लगा के। अब आप इसको देखो, अब वो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की बात को मैं समझा रहा हूँ, इसमें कोई भारतीय रुपया दिख रहा है नहीं दिख रहा। लेकिन आप जो डॉलर इंडेक्स है इसको आप देखते हो तो ये टॉप लेवल की करेंसीज है, डॉलर को हटा के डॉलर मत डाल देना इसमें अमेरिकन वाला, क्योंकि उसकी तो मूल्यांकन हो रही है या भूल के भी अमेरिकन डॉलर को शामिल मत कर लेना। कैनेडियन डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोनर, जापानीज येन, ये टॉप क्लास करेंसीज हैं। ये टॉप क्लास करेंसीज के सेंस में ही हमने देखा कि ये डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और बेस ईयर में इसकी वैल्यू शो होती है। अब आप अगला तो ध्यान रखना कितना आ रहा है, 109 आ रहा है, 110 आ रहा है, पहले कितना था अभी कितना हो गया, तो आपको पढ़ना आ जाएगा। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है। समझ जाओ कि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो भारतीय रुपये की स्थिति खराब हो सकती है। हालांकि कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ, लेकिन ऐसा होगा। जब इन्हीं में इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो कहने का मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ये कहना चाह रही है कि ऐसी कोई हमारी वजह नहीं है कि हम कमजोर हो रहे हैं। ये हमारे अंदर से कोई बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही अमेरिकन डॉलर महंगा हो रहा है। तो फिर अनोखी बात क्या है अगर वो भारतीय सेंस में भी महंगा हो गया, क्योंकि ओवरऑल ही उसका रूप क्या है, मजबूत होने का है। ऐसी करेंसी के साथ वो बता रही है एक तरह से जिसमें रुपया है भी नहीं और टॉप क्लास करेंसी के सेंस में अमेरिकन डॉलर बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये डॉलर मजबूत हो रहा है। भारत से हटके भी अगर हम देखें तो डॉलर मजबूत हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा ढंग से अगर आप समझा सकते हो, ये जो इंटरव्यूज वगैरह एक दिन तो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो कि नहीं इतना कौन सोचा पहले पीटी पास। ज्यादातर लोग तो ऐसे सोच रहे होते हैं पीटी पास हो जाए पहले, तो पीटी पास। प्रयागराज में सेमिनार था और मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट वहाँ पे टीचर है प्रयागराज, वो आके मेरे फेयरवेल हुए। फिर वो भी जैसे हम लोग आए वन वन करके, फिर उसका नंबर भी आया और उसने आके कमाल की चीज बताई, मैं भी भूल गया उसका। तो बोली कि मैं सर से पढ़ा था, माइक पे बोला था, उससे पैसे बनाया सर की क्लास करी थी मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में जाके। और वो एक वाक्य घटना बता रहा था कि सर ने 5-7 दिन की क्लास की और 16 क्वेश्चनों में 12 क्वेश्चन सर के नोट से, उसने पब्लिकली बोला, मैं तो साइड में बैठा था। इस तरह की एक्यूरेसी इतनी बढ़िया थी कि मतलब इतने क्वेश्चन सर ने मिला दिए, 16 में से 12 क्वेश्चन सर के नोट से। आगे वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा, वो फुल वीडियो आता है। तो उसने बोला है इफ इट इज नॉट बीइंग एडिटेड देन यू कैन सी व्हाट ही इज टेलिंग। तो एक्यूरेसी अब हम मेरे को बड़ा अजीब लगा वहाँ पे कि एक दो ऐसा भी आ गया कि मेरे स्टूडेंट ही मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, दोनों एक ही साथ हैं। वो फिर बोला कि सर पुराने ईयर में आपसे किया था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं लेकिन मतलब अपना एक अनुभव बताते हैं। तो हम लोग क्या वो दिमाग लगा के आगे से आगे कोशिश करते हैं कि इस तरह से करें कि चीजें बने, भगवान की इच्छा होती है डबल होती है। तो इसके नीचे आप एक नोट लगे।
इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, ये सूचकांक ICE इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो है तैयार किया है। तो कवरेज होता है ना, उसको समझना पड़ता है आपको, टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, बेसिक कंटेंट बना करके जो आपको तैयारी करने में ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने विक्स क्यों कराया आपको क्लास में, और मैंने आपको क्या कहा कि मैं आगे देखता हूँ पीछे क्या हो गया, मैं मेरे को ज़्यादा नहीं मतलब होता है कि पुराने सवाल सिर्फ होते हैं आपके गाइडेंस के लिए, कि इसी बनावट की और क्या आ सकते हैं, इस चीज़ के लिए बोला जाता है आपको। अब बोलने वाले उसको ठीक से क्लियर ना करें तो इसका कोई इलाज नहीं मिलता। ये PYQ की सजेशन आगे क्यों दी जा रही है, उसके पीछे पॉइंट क्या है, या PYQ को बहुत सॉल्व करने का प्रयास करना है, या PYQ को देखकर आगे के सवाल का अंदाज लगाना है। तो बहुत सोल्यूशन में नहीं फंसना है। PYQ सिर्फ इसलिए होता है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में क्या आ रहा है, मतलब मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा आ रहा है, या उसमें भी क्या पूछ रहा है, मतलब कोई स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या, मान लो किसी ने कहा कि 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में फलाना फलाना है, तो वो स्टेटमेंट किसने कहा, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ स्टेटमेंट आते हैं, तो फिर वो ध्यान से पढ़ना है कि वो स्टेटमेंट इसी तरह की कोई है क्या, जहाँ पे सवाल बन सकता है। तरीका ये होता है पढ़ने का। अब हम वो सोल्यूशन पे ज़्यादा जा रहे हैं कि इसका उत्तर क्या है, सोचने से क्यों निकल रहा है। आप आगे देखो कि इस बनावट की क्वेश्चन क्या बन सकती है। मैं तो ऐसे बात करता हूँ, पुराने सवाल देख के आगे के लिए रहता था, ये तो सोचता भी नहीं था कि इनको करने से कोई फायदा मिलने वाला है। एक भी सवाल के उत्तर को खोजने में मैंने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो एनर्जी वेस्ट क्यों करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स भी हो गया, तो ये कुछ बातें एक्स्ट्रा मेरे को लग रही थी मैं कवर करूँ। उसके बाद हम तथ्य में जाएंगे, तो ये तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद अगला जो कि आपके हेडिंग भी बनेगा इस अध्याय का, आप लिखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत पेट्रोलियम उत्पादों का करता है, आयात पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट, इसमें कच्चा तेल वगैरह ये सब आगे, ये सब कोई जानता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा मोर और लेस। तो ये क्वेश्चन तो बनना नहीं है जो मैं सोचता हूँ। वो एक अच्छा सवाल ये बना सकते हैं कि नॉन फ्यूल इंपोर्ट्स में कि इसको छोड़ के अब कौन सा टॉप पे है, ये सवाल काफी मेरे को फील होता है, हालांकि ये पूछा नहीं यूपीएससी में, आगे का लगता है मुझे। आप तीसरा लिखो यहाँ पे, नॉन फ्यूल इसको हटा दिया, इसके बाद गोल्ड। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ब्रैकेट में लिख देना कंट्री,
सूत्र के अनुसार। तो import source bracket में नीचे country China, तो import source का मतलब कहाँ से आयात हो रहे हैं, रीजन ये भी ऐसे है। तो exporting state ये गुजरात, तो exporting district जामनगर, largest trade surplus with USA, largest trade deficit with China, largest FDI from के संचयात्मक मॉरिशस, के वार्षिक सिंगापुर, largest FDI in services के संचयात्मक मतलब बता दूंगा इसका 15वां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को वार्षिक कहीं एफडीआई के संदर्भ में संचयात्मक वर्ड आया वार्षिक आया, तो संचयात्मक का मतलब यहाँ से चालू किया शुरू से लेकर अब तक जितना एफडीआई आया, विनोद शुरू जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे एफडीआई के संदर्भ में संचयात्मक वर्ड आया वार्षिक आया, तो संचयात्मक का मतलब यहाँ से चालू किया शुरू से लेकर अब तक जितना एफडीआई आया, विनोद शुरू जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे
मिनिस्ट्री ऑफ ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वहाँ पे आपको जो भी डेटा डाउनलोड करोगे आप, तो वो 2000 से लेकर अब तक का दिखाएंगे आप, मतलब ईयर 2000 से लेकर अब तक का, वर्ष 2001 अप्रैल 2000 से लेकर ये 24-25 इस तरह से, 2000 से पीछे का नहीं बताया मैंने। तो 24-25 साल की जो पीरियड है इसको आधार बना के बताया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब ये हुआ कि 2000 से लेकर अब तक का जो पीरियड है इसमें जितना भी एफडीआई आया टोटल मिला के उसमें मॉरिशस ऊपर है। और एनुअल के हिसाब से चलते हो तो पिछले कुछ वर्षों से हर साल के हिसाब से जो आ रहा है मॉरिशस से हर साल के हिसाब से अब उतना नहीं आ रहा है। तो वार्षिक तरीकों से तो अभी लेटेस्ट टाइम में मॉरिशस पिछड़ रहा है, सिंगापुर ऊपर जा रहा है। तो इसमें मैंने वार्षिक में लिखा सिंगापुर एनुअल फ्लोज के हिसाब से, लेकिन अब तक के टोटल में अभी भी मॉरिशस लीड कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप वो काफी कम रह गया क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों में लगातार यही नंबर 1 चल रहा है सिंगापुर। तो इसकी संचयात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर देगा क्योंकि हर साल 5-6 साल के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर वो रेशियो जो मॉरिशस ने बनाया हुआ है वो बिल्कुल नजदीक आ गया सिंगापुर के। सिंगापुर धीरे धीरे आगे निकल जाएगा संचयात्मक में भी, एनुअल में तो है ही है, संचयात्मक में निकल जाएगा। तो संचयात्मक का मतलब पीछे से लेके आगे तक का डालते, जैसे कप में पानी डाल रहे थे संचयात्मक है, पिछले वाले को निकाल नहीं रहे, संचय जुड़ता जाता वो संचयात्मक है। जैसे आपकी संपत्ति क्या होती है संचयात्मक, इनकम क्या होती है एक संचयात्मक नहीं होती है, क्योंकि आप हर साल कमाते हो, इस साल की कमाई इस साल की है, अगले साल की कमाई अगले साल की, लेकिन इस साल जो आपने कमाया उसमें से जो बचा है उसकी आपने संपत्ति बना ली, या वो संपत्ति कैश के रूप में हो, या वो संपत्ति मकान के रूप में हो, या वो संपत्ति जेवरात सोने चांदी के रूप में हो, या इक्विटी के रूप में हो, या बॉन्ड के रूप में हो, वो सब आपकी प्रॉपर्टी है। कैश को भी शामिल करते हैं, कैश भी आपकी प्रॉपर्टी है, वैल्यू है ना, वैल्यू का वास है उसके अंदर। संपत्ति का गुण क्या होता है, वो मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, संपत्तियां मूल्यवान होती है, तो कैश आपके पास पड़ा तो मूल्य है ना उसका। तो आप और सोना ले लेते हो तो भी है, मकान ले लेते हो तो भी है ना, ये एसेट्स हो जाती है। एसेट्स प्रोडक्टिव भी हो सकती है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है। जैसे सोना एसेट तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि उसे प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो आप, लेकिन फिर भी लोग सोना रखते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इसका रेट बढ़ता है। तो वो स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट है उसका। सोना अपने आप में कोई वो नहीं दे रहा है आपको, रिटर्न नहीं दे रहा है, जो उसके अंदर ही घुसा हुआ वो तो एक परंपरा बन गई, पीछे से चली हुई आ रही है। मेरे फादर ने 180 रुपये का 10 ग्राम सोना लिया था, जो उन्होंने बाद में मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे बताया। तो मैंने अपने फादर को कहा कि वो ज्यादा ले लेते, हमारे काम में आता। तो 180 रुपये का 10 ग्राम उस समय भी महंगा था। बोले बेटा पैसे ही नहीं थे, आप सोना कभी भी खरीदो हमेशा ही महंगा ही है। वो 5 रुपये का 10 ग्राम भी आ रहा होगा किसी जमाने में तो बहुत ही महंगा था, और आज 92,000 का 10 ग्राम आ रहा है तो भी महंगा ही लग रहा है। तो एक आदमी ने मुझे बड़ी अच्छी चीज बताई कि सोने का 10 ग्राम की जो वैल्यू है उससे आपका घर चल जाता है, कोई से भी सन में चले जाओ। जैसे हमारे फादर ने 180 रुपये का लिया, मैंने आई थिंक 6,000 में लिया था जब मेरी मैरिज हुई थी, 6,000 रुपये के हिसाब से मेरे को ध्यान आ रहा है। अब वो 6,000 रुपये का 10 ग्राम उस समय खर्च करें तो उसे काफी एक महीने की गृहस्थी चल जाएगी। एक महीने का खर्चा एक सिक्का सोने का समझ लो, तो 10 ग्राम की वैल्यू है ना, ठीक ठाक घर चला सकते हो किसी भी लेवल के ऊपर। एक सिक्का का मुद्रास्फीति कहीं भी जाए आपका सिक्का जो है वो आपके घर को चलाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति के अनुसार सोना भी महंगा होता जाएगा, और बल्कि एक सिक्के जितना अगर आप कमाते हो तो बचत भी हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर सोना मुद्रास्फीति से ज्यादा तेज गति से भागता है। वो ऐसा घोड़ा है जिसको चाबुक लगता है तो ज्यादा तेज गति से उछलता है। तो सिक्का ये चीज है, तो अपने आप ही लोग मतलब उसको, हमारे भारत में तो सोशल वैल्यू भी है उसकी कि भाई अच्छा भी लगेगा समाज में, दिखावे का प्रचलन हमारे भारतीय समाज में नहीं, हर चीज को दिखाना ज्यादा है, तो उस हिसाब से सोना एक पंथ दो काज कर देता है, 3 कर देता है, उनकी पत्नियां भी खुश हो जाती है उसकी वजह से। तो दोस्तों ये मैंने समझा दिया, और इसके साथ ही इस अध्याय का समापन हो जाता है। अब हम आखिरी अध्याय की तरफ जाएंगे जो कि मुद्रास्फीति का अगला हेडिंग है। अब क्या शुरू होगा आप लोगों की, मेरे बात का चित्र में तो कल शायद खत्म हो जाएगा आपका, बता देंगे मैनेजमेंट की, आपको बताएंगे। मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा वो कि भाई मेरा तो कल ही खत्म हो रहा है, आप देखिए
वस्तुओं, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक समस्या है ना, तो समस्या के रूप में इसे बताने का मतलब क्या होगा कि आवश्यक वस्तु महंगी हो जाए, हम उसे बच नहीं पाएंगे क्योंकि वो आवश्यक है तो हमें खरीदनी पड़ेगी। बात को समझें, इसको बतौर समस्या गिनाना है हमें। किस चीज का विकल्प नहीं होता आपकी जिंदगी में? आवश्यक वस्तुओं का। हाँ, उसमें आप कह सकते हो कि गेहूं नहीं तो चावल ले लें, चावल नहीं तो बाजरा ले लें, यही हो सकता है। लेकिन आप अन्य शब्द बोले, अनाज बोले, फिर तो फिर क्या विकल्प है अनाज का? अनाज में तो मक्का भी आ रहा है, तो बाजरा भी आ रहा है, तो गेहूं चावल सब आ रहा है। और एक चीज और समझ लो, अगर चावल महंगा हो जाता है तो गेहूं में भी महंगे होने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि चावल का प्रतिस्थापक ठीक ठाक प्रकार का गेहूं भी बन सकता है। तो गेहूं लोग ज्यादा पीने लग जाएंगे अगर चावल महंगा है, तो फिर गेहूं भी वही आ जाएगा। आपने कभी अंदाज लगाया कि सभी प्रकार के बीन्स लगभग एक ही रेट के क्यों होते हैं? और लता वाली सब्जियां जो होती है, लौकी, कद्दू और पेठा, ये इस तरह की कैटेगरी के तुरई, ये आप एक ही भाव मिलेंगे आपको। जैसे कि आपने पूछा कद्दू क्या भाव है भैया, तो वो कहा कि 50 रुपये, बहुत महंगा है। तो लौकी ले लो हमने, तो क्या लौकी भी 50 की है? ऐसा कहते हैं। तो एक बात बताओ, कुछ सोच सकता है क्या हर सब्जी को 50 के बताना? ये सोच के आए होते हैं, इसको पूछो 50 का, वो पूछो 50 मैंने कद्दू एग्जांपल लिया, मुझे भी रेट होता है। ये सारे टॉपिक को छोड़ के अच्छा बताओ, बीन्स क्या भाव है? ये वाली फली, ये वाली फली, मेरा ये 80 रुपये किलो वाली है, ये वाली ये 20 एक आधी 19 की हो सकती है। वो फलियां फलियां प्रोटीन वाली होगी, प्रोटीन कैटेगरी में आने आता है। तो अब आपने सोचा कि प्रोटीन भी जरूरी होता है, वो भी ग्रीन कलर का हो, तो बहुत ही बढ़िया। मतलब ग्रीन वेजिटेबल के रूप में अगर हमें कोई पल्स जैसी आइटम मिल जाए तो ग्रीन वाला काम भी हो जाएगा और पल्स से मिल जाएगी, डाइजेस्टिव भी ज़्यादा होगा, बजाय कि हम सूखी दाल को कुक करके फिर दाल बना के खाएं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि ग्रीन्स में करते हैं। तो आप इसमें एक बीन्स दूसरी, अगर आपको ज़्यादा वो नहीं कि मेरे को ये बीन्स खानी है, मतलब यू आर मोटिवेटेड नॉट बाय द टेस्ट, यू आर मोटिवेटेड रादर बाय द साइंस बिहाइंड इट। साइंस क्या है कि मेरे को प्रोटीन चाहिए, कोई सा भी हो जाए, आप इस बात पे हैं। तो फिर आप ये महंगी है चलो ये दे दो, तो वो हर आदमी ज़्यादा कैसे करेगा? तो जो कंपैरेटिवली सस्ती है थोड़े टाइम के लिए, वो भी रेट हाई हो जाएगी, उसकी खराब हो जाएगी, है ना? प्रतिस्थापन का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। कुल मिला के हम ये कैसे, कोई खाद्य तेल महंगा हो गया, सोयाबीन का खाना, सनफ्लावर, आपको सारे महंगे मिल जाएंगे कुछ दिनों में उसी हिसाब से। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन होने की वजह से वो तेल ज़्यादा मांग में आ जाएंगे जो कि फिलहाल सस्ते हैं। फिर मैं कहूँगा कि अगर ये सब इकोनॉमिक्स में कब काम करता है, जब आपकी किसी चीज़ की आदत ना हो। इकोनॉमिक्स में विवेकपूर्ण निर्णयों की बात होती है, आदत विवेकपूर्ण निर्णय में बाधा होती है। मैं तो यही लूंगा, तो फिर बात खत्म होगी, मैं तो यही लूंगा, तो फिर अब शराब को कितना भी महंगा भी इकोनॉमिक्स का काम ही नहीं करता। या मेरे को तो ऐसे छूटती है कि बोले टॉपिक बाई टॉपिक पे हम ज्यादा लेके आएंगे, टैक्स फलाना फलाना, सरकार ऐसी बातें करती है। कुल मिला के वो भी जानती है कि पीने वाले, सिगरेट पीने वाले मानने नहीं है, गुटखे वाले मानने नहीं है। जब लोग किडनी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, नशे की ऐसी आदत होती है कि पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ते। अखबार पढ़ता हूँ तो बहुत मेरे को डर लगता है इस दुनिया से कि भाई ये दुनिया क्या रूप लेती जा रही है। तो पता लगा कि अपने बच्चों के प्रति आप सेफ नहीं हो। बताइए, ये भी कोई बात है कि आप हमारे बच्चे में मार सकते हैं? अगर आप उनको, उसमें अखबार में आ रहा है कि फलाने पिताजी को एक लड़के ने मारा क्योंकि उसको गेम खेलने से मना कर दिया, नशा करने से मना कर देते, तो अजीब लगता है। तो बात ये है कि जो आदमी रिश्तों को भूल गया इस नशे के अंदर, वो कीमत क्या समझेगा किसी चीज की? खाली कहने की बात है। और इस चक्कर में क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ जाता है और सामने जस्टिफाई ये हो जाता है कि हमने टैक्स बढ़ाया है इस पर, लेकिन वो चीज छूटती नहीं है अंदर। कुल मिला के जो आवश्यक वस्तुएं होती है, बल्कि आपकी जान की बड़ा ताज्जुब होगा, मेरे को तो भाई है, और आप भी जानोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे सीपीआई इंडेक्स के अंदर पान मसाला गुटखा भी है उसके। ये इसको क्यों ट्रैक करने में, हम आवश्यक वस्तुओं की ट्रैकिंग करेंगे उनकी कीमतें कैसे बढ़ेगी, उसमें पान गुटखा मसाला भी डाल देते हैं। मैंने इस पे काफी समय विचार किया कि आखिर इसकी ट्रैकिंग क्यों हो रही है इंडिया में, इसको हमारी इकोनॉमिक लाइफ पर पान मसाला गुटखा का रेट बढ़ने से हमारी जिंदगी पे क्या असर हुआ? तो मुद्रास्फीति में वही चीजें होंगी ना हमारी लाइफ को। तो मैंने सोचा कि शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमारी जनसंख्या की बड़ा भाग पान गुटखा मसाला भी खाता है, और अगर वो महंगे होते हैं तो उनकी जीवन पे असर पड़ेगा, महंगाई कैसे? मेरे ऑफिस में टाइपिस्ट था, बड़ा पढ़ा लिखा, कॉमर्स का ग्रेजुएट, हम भारत था 5 से बोल नहीं पाता था। फिर मुझे क्या, मैं कुछ समझा बोले सर 1 मिनट में आता हूँ, फिर बाहर जाके वो अपना स्पीक करके मुझे कहता, मुझे एक दिन मैंने कहा यार आप मेरे को कुछ समझते हो, तो सामने भगवान का ये मंदिर सब ना हो, तभी तो मंदिर के सामने जाके ये प्रण ले लो आप आज के बाद। क्या नहीं कहूँगा, वो नहीं वाले मतलब वो मंदिर तक गए भी, जबकि एक आदमी दूरी पे मंदिर था। फिर बाद में वो कुछ समय बाद कमजोर कैसे हो गए, बीमारी कुछ हो गई उनको,
बीमारी हो गई मुझे। फिर बाद में स्टाफ ने कहा कि सर वो नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले सर वो बीमार हो गए, उनकी लीवर हो गई, सारी चीजें। फिर मैंने कहा देखो कोई ना कोई आता है जिंदगी में समझाने के लिए, हालांकि मुझे तुम्हें पता नहीं था, बट मैंने उनको फिर भी सोचा कि क्या पता मेरी वजह से इंसान चला जाए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और वो फिर नहीं आए भी नहीं, और फिर पता नहीं क्या हुआ, बीमार हो गए, कुछ भी अलग नहीं था इस चीज का। तो ऐसी आदत इंसान, आप रात दिन मेहनत कर रहे हो तो अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स की एक छोटी सी आदत हम नहीं छोड़ पाते हैं, और उनके ब्लिस्टर्स हो गए थे उनके अंदर, तो ये सारी चीजें जो बार बार दिखाते हैं सिगरेट लगे, हर इंसान को लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, ये सोच के वो लोग करते हैं। इसलिए साबित है, उसमें टैक्स रेट भी बढ़ा था, तो मैंने उनको बता दिया कि आपको तो बहुत महंगा पड़ता होगा, बाकी धंधा तो ठीक है बड़ा है, सब उसी में चला जाता है, लेकिन वो मुझे अंडरस्टैंड की आवश्यक वस्तुओं के सेंस की जो बातें जो मैंने कही, ये समझाना नहीं चाह रहा हूँ कि आवश्यक वस्तुओं के सेंस में मुद्रास्फीति को लिखना चाहिए आप लोगों को। कारण क्या है कि अगर आपने स्मार्टफोन के सेंस में मुद्रास्फीति बताई, स्मार्टफोन के सेंस लोग स्मार्टफोन लेंगे नहीं, अगर वो महंगे हो जाएंगे तो मुद्रास्फीति से बच गए ना, तो बच गए तो समस्या कहाँ होगी? हमें उनको बचाना नहीं है, उसको समस्या के रूप में दिखाना। तो जब आवश्यक वस्तुओं का कीमत स्तर बढ़ने लगे, कीमत नहीं कीमत स्तर, एकाधिक वस्तुओं का औसत लेते हुए ये वर्ड बन जाता है कीमत स्तर। ये तो मेरे को क्लास का स्तर, एक बच्चे से पूछूं तो एक क्लास का स्तर नहीं होगा, लेकिन मैं 5-10 बच्चों से सवाल आके करूं या मैं टेस्ट दे दूं जिसमें 10-12 बच्चे सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करके फिर उनसे सवाल करूं, तो उससे मुझे क्लास कैसे पता करें? एक बच्चे को सवाल करने से क्लास कैसे पता नहीं लगेगा? तो कीमत स्तर बढ़ जाता है, इसमें कई वस्तुओं की कीमत को सामूहिक रूप से लिया जाता है, वो लेवल अगर बढ़ रहा है लगातार, तो आप क्या कहोगे कि मुद्रास्फीति है? लेकिन आवश्यक वस्तु के बोलने का मतलब है, तो ये जरूर बोलना है, आवश्यक चयनित वस्तु, वस्तु में सब नहीं होती, चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या ध्यान रखते हैं? आवश्यक वस्तु, ये तो अर्थ हुआ। अगला लिखिए आकाश, मुद्रास्फीति को मापने के लिए कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए कई प्रकार के कीमत सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रेट लगाइए, रेट लगा के पहला लिखिए WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स,
पैराग्राफ बदल के लिखिए। कीमत सूचकांकों का प्रयोग करने से पैराग्राफ बदल के लिखिए। कीमत सूचकांकों का प्रयोग करने से कीमत सूचकांकों का प्रयोग करने से मुद्रास्फीति की गणना करना आसान हो जाता है। पूर्णविराम लगाइए। सामान्यतः फिर कोमा लगाइए। वस्तुओं की कीमतों को कीमत सूचकांकों में बदलने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूचकांकों को रीड करना इजी होता है। तो मैंने साइंस सेक्स में भी आपको बताया कि कोई भी चीज को आप कीमत हटा के जैसे आधार वर्ष में सबको 100 रुपया था, 5 रुपए की एक पेटी भी 100 के बराबर हो गई, 7 रुपए की एक पेटी भी 100 के बराबर हो गई। वही सिस्टम इसमें भी रहेगा। मान लो वही वस्तु, उसी एक हम वस्तु मान लें थोड़ी देर के लिए, तो आधार वर्ष में वो 5 की है तो 100 मानी जाएगी। आप ये भी कह सकते हो कि आधार वर्ष में चालू कीमत और आधार कीमत सेम होगी। तो ये सूत्र आप लागू कर रहे हो P1/P0। अब आधार वर्ष के अंदर आप 5 लिखोगे करंट प्राइस में, और आधार कीमत जो कि उसी साल की बात कर रहे हो into 100 करोगे तो ये 5 हट के 100 बन गया। अब कोई वस्तु 7 रुपए की है तो आधार वर्ष के अंदर चालू कीमत भी 7 होगी और आधार कीमत भी 7 होगी, into 100 तो ये भी 100 होगी। मतलब जब आप कीमत को कीमत सूचकांक से तुलना नहीं होती है तो आपको ओरिजिनल कीमतों को भी सूचकांक में बदलना पड़ेगा। जैसे शुरुआती कीमत 5 थी तो 5 का सूचकांक क्या बनेगा, तो 100 बनेगा, और चालू कीमत और आधार कीमत एक ही हो जाएगी आधार वर्ष के अंदर। अब आप इसे दूसरे साल में गए तो आपको इंडेक्स
120 मिला और अभी 100 है, आधा उसका 100 है, आगे 120 मिला, तो उसको देख के आप तुरंत कह सकते हो ये 20% इम्प्रेशन आया। ना आपको उसमें ओरिजिनल कीमत पता करनी है कि कीमत 10 थी तो 12 हो गई या 5 थी तो 6 हो गई। 5 की 6 हो जाए तो भी 20% है और 10 की 12 हो जाए तो भी 20% है। हमें बढ़ोतरी की दर से मतलब है, हमें कीमत के लेवल से मतलब नहीं, कीमतें बढ़ कितनी रही है ये जानना टॉपिक पढ़ रहे हो आप। जैसे मान लो हीरा 1 लाख रुपए का है, इससे नहीं मतलब है, लेकिन 1 लाख के बाद ही कितने का हुआ इससे मतलब। अगर 1 लाख का हीरा है और वो 1,05,000 का हो गया, तो आपने कहा कि 5% हो गया 5,000, कितने बढ़ गया। तो 5% बोलने से क्या आपको पता लग रहा है कि हीरा कितने का है? नहीं, हीरा कितना महंगा था ये मालूम चल। आपको महंगाई की दर जाननी है ना कि किस हिसाब से। अच्छा, कई बार कोई चीज बहुत महंगी होगी फिर महंगी नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन रेट देखा जाएगा इस हिसाब से। आपको टमाटर 250 रुपए किलो थे, फिर 250 रुपए ही रह गए। आपको कहा कि 1 महीने पहले 250 के थे और 1 महीने बाद भी 250 के हैं, इन्फ्लेशन रेट निकाल क्या निकालोगे? 0%। क्या टमाटर 0 के हैं? समझ आ गया? तो कीमत ये निरपेक्ष स्तरों से मतलब नहीं होता है इन्फ्लेशन। आपको ये देखना होता है कि कीमतें बढ़ किस रफ्तार से रही है। इसलिए कई बार नेगेटिव इन्फ्लेशन होते हुए भी हम कहते हैं कि हमारा बजट कमजोर पड़ रहा है। जैसे 250 रुपए किलो का टमाटर 230 रुपए किलो का हो जाए तो क्या आपकी बजट सुधर जाएंगे? मतलब टमाटर में नेगेटिव इन्फ्लेशन है, इसके बावजूद भी आप परेशान हो, क्योंकि 230 रुपए का टमाटर भी सस्ता तो नहीं माना जाएगा। ये चीज ओके हो जाएगी थोड़ी देर बाद, लेकिन आप इंडेक्स का मतलब समझ गए कि हम किसी भी कीमत को एक नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं और उस नंबर को कंपेयर करते हैं। तो बेस ईयर के अंदर भी आपको वही सिस्टम लागू करना पड़ेगा। बेस ईयर की कीमत को फिर दूसरे नंबर से कैसे कंपेयर करोगे? तो बेस ईयर में भी जो प्राइस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडेक्स में। तो चालू कीमत आधार कीमत सेम हो जाएगी तो जो भी उसकी कीमत है 100 बन जाएगी। फिर आगे जैसा होगा देखेंगे, P1 अगर 6 आता है और P0 तो 5 गई, आधार कीमत तो 5 गई, फिर 6 ऊपर लिखोगे यहाँ पे 5 नीचे लिखोगे 120 हो जाएगा। अब आपको गणित नहीं आता, लेकिन आपको 100 और 120 पता है, जिसको देख के तुरंत लिख सकते हो कि 20% ये हटा ही नहीं आप, या 120 में से 100 हटा दो तो जो बचा उसके आगे परसेंट लगा। ये 131 आ रहा है तो 131 में से 100 हटाओ 31%, 141 आ रहा है 100 हटाओ 41%। ज्यादा आसान होता है। अगला हेडिंग है भारत में मुद्रास्फीति का मापन। तो सिंपल मापन था, भारत की बात नहीं। अगला हेडिंग है ये भारत में मुद्रास्फीति का मापन। भारत में मुद्रास्फीति का मापन। देखिए भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कई प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नीतिगत स्तर पर दो सूचकांक नीतिगत स्तर पर दो सूचकांक महत्वपूर्ण है।
फिलहाल तो जो है वो लिखा है इसको 11 में शो मानेंगे, इसकी वैल्यू सुधार करता ऑफिस इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट मैं 2012 लिखना 11-12 नहीं करना 2012 बराबर से न्यूज सीरीज जैसे कि है अर्बन रूरल पे दोनों का सामूहिक संयुक्त ये है इस पे 2 राइट के निशान लगे पूरे भारत की 10 पे 30 से होगी क्योंकि कंबाइंड है ये तो रूरल अलग है अर्बन अलग 2 इंडेक्स हमारे यहाँ ज़्यादा यूज होते हैं। अब इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए WPI versus CPI बारे में लिखिए WPI की तुलना में API को मुद्रास्फीति का बेहतर सूचक माना जाता है। बेहतर सूचक माना जाता है अनुनाम लगाइए। इसके पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं CPI को बढ़िया माना जाता है WPI की तुलना में ये भी तो पता होना चाहिए बस लिखिए
थोक स्तर की कीमतों का प्रयोग करता है, जबकि उपभोक्ता उनके रिटेल कीमतों से जुड़े होते हैं। खुदरा कीमत जो होती है रिटेल कीमतों से जुड़े होते हैं। थोक होलसेल जो लेवल होता है, थोक स्तर की कीमतों का प्रयोग करता है, जबकि उपभोक्ता उनके रिटेल कीमतों से जुड़े होते हैं। खुदरा कीमत जो होती है रिटेल कीमतों से जुड़े होते हैं। जबकि उपभोक्ता रिटेल कीमतों से जुड़े होते हैं। पूर्णविराम लगा दें। पैराग्राफ चेंज करें। सीपीआई का प्रयोग करने से पैराग्राफ चेंज करना, नया पॉइंट नहीं बनाना। सीपीआई का प्रयोग करने से ये समस्या दूर हो जाती है। सीपीआई का प्रयोग करने से समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि सीपीआई में रिटेल कीमतों का प्रयोग होता है। सीपीआई में रिटेल कीमतों का प्रयोग होता है। थोक लेवल और उपभोक्ता स्तर में तो अंतर होता है। WPI थोक की कीमतों को बताता है। हम जुड़े हुए होते हैं खुदरा या फुटकर जिसको आप कहते हैं उसके साथ, लेकिन सीपीआई में यही फुटकर प्राइस ज्यादा है, ज्यादा बढ़िया बताता पाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, WPI में सेवाओं का समावेश नहीं होता है। सर्विसेज WPI में सेवा को बताता है। हम जुड़े हुए होते हैं खुदरा या फुटकर जिसको आप कहते हैं उसके साथ, लेकिन सीपीआई में यही फुटकर प्राइस ज्यादा है, ज्यादा बढ़िया बता पाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, WPI में सेवाओं का समावेश नहीं होता है। सर्विसेज WPI में सेवाओं का समावेश नहीं होता है, जबकि उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। सीपीआई इस समस्या का समाधान भी कर देता है। सीपीआई इस समस्या का समाधान भी कर देता है, क्योंकि इसमें सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस समस्या का समाधान भी कर देता है, क्योंकि इसमें सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। WPI में सर्विसेज नहीं रहती, सारी वस्तुएं ही रहती हैं। हम रेंट पे देते हैं, बहुत सारी सर्विसेज यूज करते हैं, वो हमारी जिंदगी पे असर डालता है, वो इसमें WPI में आने पड़ता है। तो इस वजह से सीपीआई को ज्यादा बेहतर माना गया, सर्विसेज को भी लेके आ रहा है, और प्लस क्या है कि खुदरा कीमतों का प्रयोग करके अगला हेडिंग लगाइए, पॉइंट टू पॉइंट मेथड।
पॉइंट टू पॉइंट में है, देखिए भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे YOY ऐसे लिखे, जैसे मैंने लिखा ये राउंडिंग है, वो छोटा आना चाहिए, इससे YOY से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे YOY ऐसे लिखे, जैसे मैंने लिखा ये राउंडिंग है, वो छोटा आना चाहिए, इससे YOY भी कहते हैं। Y भी कहते हैं। विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। इस विधि के अंतर्गत यदि जून 2024 कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेना, जून 2024 के लिए मुद्रास्फीति की दर निकालनी हो, की गणना करनी हो, निकालनी हो तो जून 2024 निकालनी हो तो जून 2024 के ऐसे लिखिए CPI WPI के मूल्य, CPI WPI के मूल्य की तुलना जून 2023 के CPI WPI के मूल्य के साथ की जाएगी। और प्रतिशत परिवर्तन निकाला जाएगा। यह प्रतिशत परिवर्तन की जून 2024 के लिए मुद्रास्फीति की दर होगी। मुद्रास्फीति के लिए मुद्रास्फीति की दर होगी। ये बेसिक्स चल रहा है, आप कहीं भी बेसिक्स पढ़ लें, बेसिक्स ऑफ मुद्रास्फीति। टाइटल पे इतने बड़े-बड़े लगाएंगे वीडियो और निकलेगा कुछ ही नहीं उनसे। ये तो बताएंगे गणना कैसे होगी, बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई। इसमें क्या बड़ी डिमांड सप्लाई सारी दुनिया जानती है,
डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। मतलब काम चलाओ टाइप से जो देहाती ज्ञान होता है, देहाती ज्ञान यूपीएससी में थोड़ी चलेगा, वो समझने में चल सकता है। अब आप ये समझे पॉइंट टू पॉइंट मेथड, वाई ओ वाई क्या है। मतलब हम जब पढ़ते हैं कि ऐसा कुछ फरवरी में ये मुद्रास्फीति रही 2025 में, तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि फरवरी 2025 की कंपेरिजन फरवरी 2024 के साथ ओके ये बोला जा रहा है। हालांकि एक बार वाला इतना क्लियर नहीं लिखेगा, वो लिखेगा फरवरी 2025 की इन्फ्लेशन कितना परसेंट रही थी। आपका काम है कि इसका मतलब क्या है। तो हो सकता है कि अखबार वाले को खुद को नहीं पता है, क्योंकि वो न्यूज छाप रहे हैं। न्यूज छापने वाले को जरूरी है क्या इसके पीछे का इकोनॉमिक्स आता हो, वो तो प्रेस रिलीज छापा है। आप उनसे पूछो कि सर आपने ये छापा है, तो आप हमें ये समझा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। हमें समझ नहीं आ रहा जो आपने लिखा कि फरवरी 2025 में माना कि 6% इन्फ्लेशन है, इसका अर्थ क्या है, हमें समझाइए ताकि हम समझ सकें इस बात। तो वो फिर मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जैसे बात करेगा कि रुपया कमजोर क्यों हुआ, कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। वो मुद्दे की बात नहीं करेगा आपसे, ये नहीं बताएगा कि ये बात हमें भी नहीं समझ आ रही। तो कहने का मतलब ये कि ये 12 बार मुद्रास्फीति की दरें निकलती है। मैं एक बात को बोल के समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। 2024 यहाँ पे लिया, 25 की मैं बात ही नहीं कर रहा, और 2023 इसके पीछे होगा। तो सबसे बेहतर सूचकांक इसको समझने के लिए सीपीआई रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें कोई 11-12 का चक्कर नहीं है। 2012 से जनवरी से मान रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर में एक साल खत्म हो जाएगा। ऐसा एक अनोखा सूचकांक हमारे भारत में बना है जो मतलब कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है, जनवरी से दिसंबर तक का। वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। अब 2012 में वो सूचकांक की वैल्यू 100 है, ठीक है। ये तो बात यहाँ पे खत्म हो गई। अलग अलग महीने हैं, जैन फेब ऐसे करके, जून भी आ जाएगा कहीं यहाँ पे मान लें, और फिर ऐसे करके दिसंबर आ जाएगा कहीं। सबको लिखना जरूरी नहीं है। अब हम यहाँ भी इसके सामने भी ऐसे महीने आएंगे, जनवरी फरवरी करके, और ऐसे ही जून भी आएगा, और ऐसे ही दिसंबर भी आ जाएगा। अब मैंने जून की ऐसे एग्जाम्पल उठाई। मैं पहले मेरी प्लानिंग रहती थी खाना किसे बीच का था कि दिखे ऊपर, मैं दिसंबर लेता या फरवरी से मैं 25 क्यों नहीं दिया। अभी मार्च का तब आएगा ना, तो भी लेता मैं फरवरी का देता आपको, फिर फरवरी ऊपर कैसे देता अजीब सा बीच में बताया। उसके लिए मुझे 24 सही लगा कि जून 2024 लेंगे, फिर 25 का जून आया भी नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी इन्फ्लेशन निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी निकालना चाह रहे हैं जून महीने की, तो ये ध्यान रखिए कि जून की मई पे नहीं होती है। अब यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू पहले हमारे पास आ रही थी, वो आ रही थी 12 के हिसाब से, यहाँ माना कि 400 आ गई। तो आप ये कह सकते हो कि 2012 से लेकर 23 जून तक 4 गुना औसत रूप से कीमतें बढ़ चुकी है। बहुत सारी वस्तुओं की सबकी एवरेज 100 आ रही है ना वहाँ पे, जो सेंसेक्स ऐसा समझा, चाहे वस्तु हो, चाहे सी हो, जेल हो, सारी कुछ भी हो, आधार वर्ष में सारी रेटें कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी 100। अब सारी रेटें अब यहाँ पे P1 आ रही है, नीचे P0 है, वो सब मिलके किसी का 600 इंडेक्स आ रहा है, किसी का 500, किसी का 250, ये औसत कितनी आ रही है 400। अब हमें इसकी निकालनी है। जब इसका डेटा आ चुका होगा तो हमने देखा कि इसकी इंडेक्स वैल्यू 440 आ रही है, माना कि समझाने के लिए। तो आप इसकी तुलना इससे करोगे एक साल के अंदर, ये जून और इस जून में एक साल का फासला हुआ, इस फरवरी और इस फरवरी में एक साल का हुआ। हर महीने भारत में मुद्रास्फीति के आंकड़े निकलते हैं, लेकिन हर आंकड़ा एनुअल होता है, क्योंकि फरवरी का आंकड़ा जनवरी में नहीं होगा, ये फरवरी और ये फरवरी ऐसे चलता है। बार बार निकालते हो, लेकिन हर आंकड़ा एनुअल ग्रोथ को दिखाएगा। यहाँ पे कीमतों की एनुअल ग्रोथ कितनी आएगी 10%, क्योंकि 400 से 440 हो गया, यानी 40 का चेंज हुआ ना, 40 का चेंज हुआ कितने पे 4 पे, तो 10% इन्फ्लेशन हुआ। मतलब ये एग्जाम्पल आपने रिकॉर्ड के ले लिया या नहीं लिया? नहीं लिया तो लो जल्दी। अब पैराग्राफ चेंज करके इसके नीचे लिखो, ठीक है। उपर्युक्त
चेंज करके इसके नीचे लिखो। उपर्युक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार जून 2024 के लिए मुद्रास्फीति की दर देश लगा दो दर के आगे, फिर नीचे लिखो ऐसे लिखो अभी तक 50 into 100 is equal to 10% होगी। इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु। कई लोगों को तो इसका पता ही नहीं है कि ये इन्फ्लेशन आके बस पढ़ रखा है कि इन्फ्लेशन होता है, रेटें बढ़ती है, महंगाई होती है, ये तो कोई भी बात हो जाएगी, लेकिन आपको टेक्निकल पार्ट चाहिए इसमें। टेक्निकल पार्ट से वंचित हो गया तो आप भ्रमित हो जाओगे हर जगह पे। अच्छा एक चीज और सुनो, आप उसमें कुछ नहीं करना, अगर ये 400 है और यहाँ पर ये 400 ही रहे सपोज, अपने नोट्स में कुछ नहीं करना, इन्फ्लेशन 0% आएगी, इसका मतलब कीमत 0 नहीं है, ये वस्तु जो भी वस्तु है वो 4 गुना यहाँ भी और यहाँ भी, एक साल की पीरियड में चेंज नहीं हुआ, 0% इन्फ्लेशन। जो आप 10 बोल रहे थे 0% हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वस्तु 0 कीमत की है, बढ़ने की दर 0 है, का मतलब एक साल और आ गया लेकिन वो वस्तु वहीं की वहीं। अखबार में क्या आने लगेगा कि इन्फ्लेशन रेट 0% हो गई और इसको खुशी का विषय माना जाएगा। ये भ्रम है कि आप जबरदस्ती कह रहे हो कि अब बहुत अच्छा हो गया भारत में क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 0 आ गई। अरे 0 आ गई वो तो ठीक है, लेकिन आप एब्सोल्यूट लेवल ऑफ प्राइस में तो देखो, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ प्राइस एक साल में चेंज नहीं हुआ, इस वजह से आपको एक भ्रम पैदा हो गया कि इन्फ्लेशन रेट 0 है और आपने आप में ऐसा सोचा कि सब कुछ अच्छा हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया, इसको बेस इफेक्ट कहते हैं, जो मैं अगली क्लास में इस पर बातचीत करूंगा कि बेस इफेक्ट के कारण ये, इसका बेस कौन बना, ये वो बेस ईयर भूल जाओगा, वो तो सिर्फ इंडेक्स के लिए आ रहा है ना, लेकिन इसकी कीमत की बढ़ोतरी निकालने के लिए हमें तुलना किससे करेगी, इससे। कभी कभी क्या होता है कि बेस स्पाइक मार जाता है, मतलब बहुत हाई जाता है, चला जाता है किसी वजह से, और फिर अगली बार थोड़ा सा डाउन होता है तो वो नेगेटिव भी दिखने लग जाता है या उतना ही रहे तो 0 दिखने लग जाता है, लेकिन ऐसा आम आदमी परेशान हो रहा होता है। ये वाला मेजर में कल की क्लास में मतलब मिलूंगा तब बेस इफेक्ट की बात। ठीक है, थैंक यू।